चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हमारे टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटी एंड मास ऑफ अर्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड्स। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। आपको फील्ड वर्ड का मतलब मालूम होगा कि फील्ड जो है, फील्डर वर्ड आपने सुना होगा। फील्डर जो है बेसिकली एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर स्पेसिफिक एक स्पेस में से, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो जहाँ पर फील्डर खड़ा होता है मतलब वो एक ख़ास जगह से बॉल को नहीं गुजरने देता। मतलब उसके लिए एक बाउंड्री सेट होती है कि वो उस जगह से बॉल नहीं गुजरेगी जहाँ पर फील्डर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसे हम फील्ड बेसिकली स्पेस से है, रीजन से है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज दिस स्पेस और रीजन अराउंड अर्थ। जहाँ पर हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, यहाँ कोई प्लैनेट भी हो सकता है, यहाँ हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। स्पेस और रीजन अराउंड प्लैनेट in which it can attract bodies towards its center. तो मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब होता है रीजन या स्पेस, ऐसी रीजन या ऐसा स्पेस जिसमें कोई भी प्लैनेट किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसे हम कहेंगे कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस प्लैनेट का। तो हमारी अर्थ का जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ कहलाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द अर्थ, अपने प्लैनेट का नाम लिख देंगे। इसी तरह मून की ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए डेफिनेशन अगर देखनी हो, स्पेस और रीजन अराउंड द मून, ठीक है। तो इस तरह डेफिनेशन बन जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो रेंज है, अगर हम अर्थ की बात करें, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद है, मेजर डिस्टेंस नहीं पता कि कितने किलोमीटर या कितने मिलियन किलोमीटर पर जाके ग्रेविटेशनल फोर्स वैनिश हो जाती है। ऐसा एग्जैक्ट मेजरमेंट कहीं नहीं है। तो इसलिए हम इस केस के लिए हम देखते हैं कि फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी रेंज इन्फिनिटी कहलाएगी या इन्फिनाइट डिस्टेंस यूँ कह सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम बनाते हैं, ये है अर्थ। अब इस अर्थ के अराउंड मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर बॉडी रखा है, यहाँ पर बॉडी था और यहाँ से बॉडी अर्थ की तरफ आ गई। तो ये हमने एक फील्ड लाइन लगा ली है। मतलब ये है कि यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से बॉडी अर्थ की तरफ आ गई है, इसलिए यहाँ पर भी हमने फील्ड लाइन लगा दी कि यहाँ बॉडी रखा है तो भी अर्थ के सेंटर की तरफ आ गया, यहाँ पर है तो भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ, और अगर यहाँ पर है तो भी बॉडी अर्थ के सेंटर। ये जो हमने फील्ड लाइन्स बनाई हैं ये इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाई है, इन्हें कहते हैं फील्ड लाइन्स। ये बता रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ तक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह ये भी फील्ड लाइन है, यहाँ पर भी फील्ड लाइन, यहाँ भी। तो फील्ड लाइन जो है अर्थ के अराउंड जो है वो यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इधर फील्ड लाइन बनाएं और इसके अपोजिट यहाँ ना बनाएं। तो मतलब ये है अगर यहाँ पर है तो इस साइड पर भी फील्ड होगा, यहाँ पर है तो यहाँ भी फील्ड होगा। तो यहाँ लाइन लगाई तो यहाँ भी मस्त है कि आप शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो रीजन है ये वाला, ये शो कर रहा है कि यहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ तक फील्ड लाइन्स होगी वहाँ तक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और वहाँ से बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑफ बॉडी, is called ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। मैंने इन शॉर्ट लिख दिया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब जो डेफिनेशन है इसी का अगर मैं फार्मूला बनाऊँ तो ऐसे बनेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू
ग्रेविटेशनल फोर्स F पर यूनिट मास m ऑफ बॉडी। ठीक है, अब इसका अगर मैं यूनिट देखना चाहूँ कि इसका क्या यूनिट बन सकता है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो न्यूटन पर किलोग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर किलोग्राम, किलोग्राम -1। ठीक है, जो ऊपर आएगा तो पावर -1 दे। तो ये हमारे पास यूनिट है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो वेरी करती है आल्टीट्यूड के साथ। जितना बॉडी अर्थ सरफेस से दूर जाएगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उस बॉडी पर कम होती जाएगी। तो इसलिए अब ये जो न्यूटन पर किलोग्राम है इसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट कह रहे हैं। बेसिकली ग्रेविटेशनल, आपने एक जी पढ़ा होगा, स्मॉल जी, तो ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ही शो करता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो जी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अर्थ सरफेस से बॉडी ऊपर हाइट हो जाएगा तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, हर प्लैनेट के लिए जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अर्थ के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो मैंने कहा है कि जी जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही होता है, तो इसका यूनिट तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर मैंने लिखा है न्यूटन पर केजी, तो यूनिट्स तो सेम नहीं है। तो किस तरह हम इसे कह सकते हैं कि यही चीज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। तो उसको आसानी से आप यूँ समझें कि आपको एक फार्मूला मालूम है W = mg। ठीक है, वेट = mg। अब जी को इधर ही रहने दें और W/m। अब वेट क्या है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, और मास क्या है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। सो जी = न्यूटन पर किलोग्राम आ गया ना। अब आपको नजर आ रहा है कि न्यूटन पर किलोग्राम = जी का, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है अगर आप वैसे कहें तो उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर = न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये प्रूव हो गया ना कि वही जी, स्मॉल जी की ही बात है जिसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम दिया था। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है और वो है मास ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मास ऑफ अर्थ क्या चीज़ है और इसको कैलकुलेट कैसे करना है मास ऑफ अर्थ को, किस तरह हम ये न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसे हम कैसे अप्लाई करेंगे कि मास ऑफ अर्थ का फार्मूला ड्राइव कर सकें। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बनाते हैं अर्थ का सेंटर से अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। ये हमारे पास कैपिटल है, मास ऑफ अर्थ है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर हमने रखा है। ठीक है, और उसका मास स्मॉल m से शो किया है, क्योंकि उसका मास अर्थ के निस्बत बहुत स्मॉल है इसलिए उसे हमने स्मॉल m से शो कराया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि me इज मास ऑफ अर्थ, और e जो है वो रेडियस है बिटवीन सेंटर्स ऑफ मैसेज ऑफ टू बॉडीज। तो वो डिस्टेंस यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है और जो कि इक्वल है टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मैसेज, इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू मैसेज। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर और ये जो स्मॉल m है, स्मॉल m इज द मास ऑफ बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मास ऑफ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब हमारा टारगेट है कि हमने मास ऑफ अर्थ का फार्मूला ड्राइव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अप्लाई करना है। तो उसके लिए बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम जानते हैं F = G m1m2/d² होता है। तो यहाँ पर कैपिटल G आ गया, m1 की जगह पर हमारे पास है मास ऑफ अर्थ और m2 की जगह पर है स्मॉल m डिवाइडेड बाई d²। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है r, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं r²। ठीक हो गया, अब यहाँ पर आप नोट करें
तो F जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ इस बॉडी पर अप्लाई कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी भी बॉडी के ऊपर वो उस बॉडी का वेट बन जाता है, यानी कि वो वेट कहलाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एनी प्लैनेट ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर वेट की डेफिनेशन लिख लें। वेट ग्रेविटेशनल फोर्स by earth on body is called weight of that body। तो मतलब हम इस फोर्स को वेट के इक्वल लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू वेट, और वेट किसके इक्वल होता है, mg के। तो हम इस F की जगह पर mg लिख सकते हैं ना, यहाँ पर mg लिखा इक्वल टू यही चीज रहने दें g m e m डिवाइडेड बाई ये r स्क्वायर। अब क्या करें कि इस m को इस m के साथ काट दें, यहाँ पर g रह गया, g इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बना है ना, ये फार्मूला हमें हेल्प करता है कि हम g की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। और r जो है यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6400 किलोमीटर। तो अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं ना, तो g की वैल्यू अर्थ सरफेस पर क्या आती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट्स वी गेट वैल्यू ऑफ g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर इस g की वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा टारगेट है मास ऑफ अर्थ फाइंड करना। तो क्या करेंगे, तो g डॉट r स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस सब पर क्या रहेगा, सिर्फ जी एम ई। हमें चाहिए मास ऑफ अर्थ, तो एम ई इधर रहने दें और इस कैपिटल जी को इधर डिवाइड कर दें, जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। अब यहाँ पर आप जानते हैं अब हम क्या करेंगे कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अब लिखेंगे कि एस जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अर्थ सरफेस, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर है, और मीटर में करें तो 6.4 10 रेज़ की पावर 6 मीटर बन जाता है, क्योंकि 10 रेज़ की पावर 3 यहाँ से बनेगा, यहाँ से डेसिमल 3 डिजिट इधर मूव का है, और 10 की पावर 3 यहाँ से बनेगा क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कर रहे हैं। तो 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 3 10 की पावर 6 मीटर बन जाएगा। और ये जी जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 10 रेज़ की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसके यूनिट्स में हमने कैलकुलेट करना फाइंड करना देखे थे। तो आपने लिखना है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ जी आर एंड दिस जी वी गेट मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 10 रेज़ की पावर 24 किलोग्राम। तो इस तरह हमारे पास मास ऑफ अर्थ जो है 10 रेज़ की पावर 6 10 रेज़ की पावर 24 किलोग्राम आ जाता है। आपने ये वैल्यूज पुट करके और कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। आपने ये वैल्यू जरूर लिखनी है, पुट भी वैल्यू करते हैं, लेकिन मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि कितना आता है। तो मास ऑफ अर्थ है 10 रेज़ की पावर 24 किलोग्राम, तो 6 10 रेज़ की पावर 24 किलोग्राम ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना देखा है। मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम बनाई, अर्थ सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास स्मॉल एम था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई किया, उसके बाद वेट की डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कराई, फिर आपने क्या किया जी की वैल्यू को फार्मूला आ गया, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहाँ से आपने जी वैल्यूज लिखी और आपने बता देना कि वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास मास ऑफ अर्थ का आंसर ये आता है। ठीक हो, अब हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। तो अब हमारा ये टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द आल्टीट्यूड, विद राइज इन आल्टीट्यूड। मिसाल के तौर पर दिस इज अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखने की बजाय हम इसको किसी हाइट पर लेके चले गए हैं। ठीक है, अब इस पर जो जी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी
वो इक्वल नहीं होगी जितनी कि अर्थ सरफेस के ऊपर लग रही थी, बल्कि अब कम हो जाएगी। इसका फार्मूला है, यहाँ पर आपने पहले हमने मेसोफात में एक फार्मूला लिखा था कि G इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर बॉडी अर्थ सरफेस के ऊपर पड़ा होगा तो ये फार्मूला है, और अगर बॉडी में हाइट इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास उसमें हाइट ऐड हो जाएगी। GH, G की वैल्यू आल्टीट्यूड पर GME डिवाइडेड बाई R प्लस H की वैल्यू क्या है हमारे पास, H जो भी होगा मेरे ख्याल में आपको दिया हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस इस तरह बन रहा है R प्लस H, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस R प्लस H इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा वेरिएशन ऑफ G विद आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड के साथ हमें मालूम है कि G की वैल्यू जो है वो इनवर्स रिलेशन में है, जैसे हाइट बढ़ेगी G की वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस with rise in altitude। ठीक है, जितनी हाइट बढ़ेगी G की वैल्यू कम होती जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो ये होता है कि कहते हैं कि अगर हम बॉडी को अर्थ सरफेस से ऊपर 1 रेडियस अर्थ ले जाएं, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ सरफेस तक है ना, उतना ही डिस्टेंस अगर बॉडी को ऊपर लेके चले जाएं तो G की वैल्यू कितनी होगी। तो मतलब हम यहाँ पर लिख रहे हैं H इक्वल टू R। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं, इफ H इज इक्वल टू R, अगर हाइट 1 रेडियस अर्थ हो तो फिर क्या होगा, हम फार्मूला जानते हैं GH इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई R प्लस H इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि GH इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई R प्लस H की जगह पर हम क्या लिखेंगे R, क्योंकि हाइट कितनी है 1 रेडियस अर्थ के इक्वल। अगर हाइट 2 रेडियस अर्थ के इक्वल होगी तो यहाँ 2R लिखेंगे, अगर हाइट 3 रेडियस अर्थ के इक्वल होगी तो यहाँ पर 3R लिखेंगे। ठीक है, अब द सरफेस आप बताएंगे, तो R प्लस R इसका स्क्वायर, यहाँ पर GH इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाई R प्लस R 2R इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर GH becomes equal to GME डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 एंड R का स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 होता है, 1 को GME से करें तो वही GME ही बनता है ना, मतलब यहाँ पर 1 है तो आप 1/4 अलग कर लें, डॉट GME डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये अलग लिखें। अब इससे क्या होगा कि GH इज इक्वल टू 1/4, अब ये GME डिवाइड बाई R स्क्वायर किसके इक्वल है, GME डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इसके इक्वल है। तो मतलब हम इसकी जगह पर सिर्फ G लिख सकते हैं, यानी कि अर्थ सरफेस की निस्बत G की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1/4, यानी कि 1/4 टाइम रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है, तो हम वैल्यू ऑफ G इज डिक्रीजेस लिख लें 1/4 टाइम्स देन अर्थ सरफेस if H is equal to 1R। हाइट 1 रेडियस अर्थ थी तो G की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई 1/4 टाइम डिक्रीज हो गई। ठीक हो गया। इसी तरह 2R होगी तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे, 3R होगी तो यहाँ पर आठ लिखेगा पर 3R। तो इस तरह सिंपली अपनी कैलकुलेशन के थ्रू बताना है कि G की वैल्यू किस तरह आल्टीट्यूड के साथ वैरी करती है। ठीक होगी। अच्छा,